क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करो। तो बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। क्या जरा पेज नंबर बताइए। 176 क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें सर। बल्कि क्या बनाने लग गए थे? व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? इसका एनालिसिस ऑफ इक्विटी स्टार्ट हो गया सर काम। शेयर कैपिटल क्या था? शुरू हो जाए। शेयर कैपिटल क्या था सर? शेयर प्रीमियम क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या था? इस वक्त कितनी है सोच के जरा। 1,14,000 है इस वक्त। इस साल के शुरू में कितनी है? 107। एक्विजिशन डेट पे कितनी है? एक्विजिशन डेट पे वर्किंग हो रही है या बैलेंस शीट डेट पे या तो व्हाट वाज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी? 1 टन। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ओह यस सर यार, खुदा का नाम ले यार, कमाल है यार। ये दो एंट्रीज लिखी हुई है सर आपने। 2.5 सफे छोड़ के एंट्रीज लिखी हुई। क्यों लिखी है? अगला सवाल करने के लिए। एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सर? प्लस या माइनस? कितने से? 400 से। ओके। वो कब से कब तक की है? वो बात की बहस है, ये हम किस दिन वर्किंग कर रहे हैं? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 1,12,000। व्हाट इज द पेरेंट शेयर? Where is calculator? Not available. Not required. $95, 85% sir. 95,200. What is NCI? 16,800. What is the parent share in the fair value of net assets on the date of acquisition? अब क्या ढूंढे? ढूंढे what is the difference? Goodwill or gain? Goodwill gain. Goodwill sir. कंसोलिडेशन एंट्री सर। थोड़ी सी जगह होनी चाहिए नीचे, एक एंट्री बना दे सर। शेयर कैपिटल डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। करें पूरी करें। डेबिट या क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट कितनी? एनसीआई एनी अदर थिंग?
बोल रहे हैं सर जी, बोल रहे हैं, चीजें बोल रहे हैं सर, सारी इक्विटी खत्म होनी है यार। सही है। क्या क्या कट गया, क्या क्या नया अपीयर हो गया? शेयर कैपिटल कट गया, रिटेन्ड अर्निंग्स कट गई, सरप्लस आया खत्म हो गया, नया क्या क्या अपीयर, बल्कि इन्वेस्टमेंट कट गई, नया क्या क्या अपीयर हुआ? एनसीई अपीयर हुई और गुडविल अपीयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। जी, इससे आगे भी वर्किंग होती है? कब से कब तक की? चेंज इन इक्विटी अफेयर्स सिंस एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। लेकिन एक सेकंड जरा जगह रखे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में है जरा। ये जो सिंस वाली वर्किंग है, क्या हमेशा रिक्वायर्ड है? कब रिक्वायर्ड है, कब नहीं है, ये बातें जरा मेरे से आज सुन के फाइनल करनी है। मैंने इंटेंशनली उसको इस बार छोड़ दिया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे आ गया। क्यों ऐसे मैंने किया है, जरा मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरा समझा सकूं। आप उसको बोल दें एक सेकंड, और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम पे आ जाएगा। जी सर, हमने एक इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेट करनी है पेरेंट सब्सिडरी की। डाटा देखें, सेल ढूंढना, कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढना, इज इट अ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, इज दिस करंट ईयर 100% पोस्ट एक्विजिशन? तो सेल क्यों नहीं ढूंढ रहे? कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं ढूंढ रहे? एक्सपेंसेस क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्या उसकी जगह वही नहीं है जो अल्टीमेटली चाहिए हमें? आइडियल तो डेफिनेटली क्या है कि हम कहां से शुरू करें, कहां तक पहुंचे, और फिर नेट प्रॉफिट तक आके उससे एट्रीब्यूट करें। लेकिन हमें अवेलेबल ही क्या है? तो एक मिनट जरा देखें पहले बोर्ड पर। क्या हम हमेशा प्रॉफिट से स्टार्ट किया करेंगे? हम हमेशा कहां से लेके कहां तक आया करेंगे? लेकिन अगर डाटा नहीं है तो मजबूरन मैंने कहां से स्टार्ट किया? दिखवाएं जरा प्रॉफिट। व्हाट इज द पेरेंट्स प्रॉफिट? व्हाट इज सब्सिडरीज प्रॉफिट? पूरा प्लस कर दूं? क्या 7,000 पूरा प्लस कर दूं? वो बेटा बाद में एट्रीब्यूट होता है ना, मतलब इन मीन्स से यहाँ को 80% तो नहीं करना, पहले पूरा प्रॉफिट आ जाएगा फिर बाद में एट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ जरा आप अपनी एंट्रीज में जाए जरा, कोई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट तो नहीं है? सही बताइएगा कितने से? 400 से यार, तो 200 में तो एनसी का शेयर भी है, तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आइडियली ये शायद सेल से आगे कॉस्ट ऑफ सेल पे रुका रहा, प्लांट आई, प्लांट की डेप्रिसिएशन है, आइडियली शायद हमें कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करके कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के प्रॉफिट कम करना था। 200 से या 400 से? फॉर द ईयर सिर्फ 200 है, तो 200 से ही करना था, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में उसका इफेक्ट आ जाना था। लेकिन हमें क्योंकि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए बताएं काइंडली प्लस करो या माइनस करो? बाय माइनस, डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, तो व्हाट इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट? यहां तक आ जाए, सोच लें, फिर एट्रीब्यूटेबल बनाते हैं। ये अपने सेकंड पेज शायद थोड़ा सा छोड़ा हुआ, हाफ पेज शायद मैंने छोड़वाया था। तो पहले 100% कंसोलिडेशन होती है, बाद में फिर पेरेंट शेयर और एनसी शेयर आइडेंटिफाई होता है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग बोलो। एट्रीब्यूटेबल टू owners of parent and NCA.
एनसी की वर्किंग आज फाइनल करा दो। स्टार्टिंग पॉइंट सब्सिडरी का प्रॉफिट, then any adjustment affecting the NC's profit minus 200 multiplied by 15%, 1020। सॉल्व कीजिएगा, मैंने पता नहीं सही लिखा क्या सही। ये बैलेंसिंग फिगर बताएं। 65780। आशा प्लीज रहिएगा सर। ये जो ब्रैकेट में मैंने 7000 लिखा क्या है ये? किसका? एनसी का 200 के है? किसकी? किस में? प्लांट की सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में। ये पेरेंट शेयर है एनसी शेयर है? बता जाने दो यार। अब वो सच्ची नहीं है, ये 7000 माइनस 200 पूरा है, फिर बाद में 15% हुआ है, तो इन अदर वर्ड 7000 भी 15% हुआ है और 200 भी 15% हुआ है। जरा चेक कर लें यार, ये बार बार मुझे खतरा लग रहा है। 7000 को जरा 15% करें। ये क्या 7000 का 15% करके माइनस करें 200 का 15%। लेकिन ये जो आपने किया 2 दफा वर्किंग डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी का प्रॉफिट और अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट वो कर लिए और बाद में रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके एनसी का शेयर आ गया। एनसी का शेयर वो 1020 है, ब्रैकेट के बाहर एनसी का शेयर, अंदर क्या है सब्सिडरी की टोटल फिगर, सब्सिडरी की टोटल फिगर है और बाकी डेफिनेटली 85% भी पेरेंट है। और जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर कैलकुलेट होपफुली हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। नहीं सर, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन गई सर, उसमें पेरेंट शेयर और एनसी शेयर आइडेंटिफाई हो गया, हो गया सर। अब जरा चेंजेस इन इक्विटी एक नजर देखो, इससे आगे एक हेडिंग बनी हुई चेंजेस इन इक्विटी। मैंने अब चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, लेकिन मैंने अब वापस आए एनालिसिस ऑफ इक्विटी पर। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़े मेरी आवाज ठीक आ रही है? जरा एक मिनट बता देगा काइंडली, तो मेरे ख्याल है कि स्पेसिफिकली कोई इंडिविजुअल इशू लग रहा है मुझे। कोई इशू तो नहीं आवाज वगैरह में या एनीथिंग एल्स? जी सर, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में अगर आप पेशेंस दिखा के पुराना रिवाइज कर लें और जब मैं नई बात करने लगा हूं वो गौर से सुन लें। हम हेडिंग लिखा करते थे और लिखा करेंगे कभी कभी, कब किया करें बताता हूँ अभी मैं। क्या हेडिंग होती है जिसके आगे? चेंज इन इक्विटी ऑफ सब मैंने लिखना छोड़ दिया, ऊपर इक्विटी ही की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, लेकिन कब से कब तक? टेल बैलेंस शीट। ये वर्किंग करते कैसे थे, क्वेश्चन देखो। शेयर कैपिटल क्या है? कहाँ देखा आपने जब मैंने है कहा? क्वेश्चन में देखा 10,000 है। क्या था कहाँ देखा? एनालिसिस ऑफ इक्विटी के स्टार्ट में कोई चेंज नहीं था, नहीं है सॉरी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? 107 नहीं है, ओपनिंग दी हुई, क्लोजिंग 114 है। ये फिगर हम उठाया करते थे हमेशा
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता था। ये बस नई चीजें बनी हुई है, ये ट्रायल है। तो इस ट्रायल में हमने इकट्ठा कर लिया 114 है या 107 है। 107 भी था एक साल पहले, है कितना? रिटेन अर्निंग का बैलेंस 114 है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी का देखा रहे तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था कितना? अब था मींस क्या होता है? एक्विजिशन डेट नॉट द ओपनिंग डेट। तो था कितना और है कितना? तो व्हाट इज द चेंज किस में? अभी एक सेकंड जरा इस 14,000 पे जरा गौर करना आपने। ये 14 कब से लेके कब तक का चेंज है? अभी 2 सालों का चेंज है। ऑब्वियसली ये दोनों सालों का चेंज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। लेकिन जहां रुक के जरा एक मिनट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम दोबारा देखो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अभी बनाई हमने। क्या करंट ईयर में जो पेरेंट और एनसी का शेयर है करंट ईयर में, इस साल में, वो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर नहीं दिया हुआ है? ये वाली वर्किंग जो इस वक्त हमने की है, ये बेटा तब हम करते होते थे जब हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेट करते थे। उसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटेड जो बैलेंसेस होते हैं वो सारे आने होते हैं, पिछले सालों के भी और इस साल के भी, सारे कब से कब तक? एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक। तो ये यकीनन वर्किंग रेलिवेंट है, लेकिन ये एज इट इज वर्किंग सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट तब ही किया करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे होंगे। लेकिन ये वर्किंग इररिलेवेंट हो जाएगी इस केस में अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना चुके हैं, क्योंकि इस 14,000 में अब क्या क्या आ गया? कहा क्या क्या आ गया? करंट ईयर का भी आ गया, पिछले साल का भी आ गया, और फॉर एग्जाम्पल अगर और पिछले सालों में एक्विजिशन नहीं होती तो ये सारे सालों का आ जाना था। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो करंट ईयर की फिगर्स तो वहां से आ जाएंगी, और देयरफॉर हम अपनी इस वर्किंग को बस रिस्ट्रिक्ट कर दिया करेंगे सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। हम सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ करंट ईयर वर्किंग कब किया करेंगे? ये अब इसमें कहते ये परेशानी ना होइएगा कि इस वक्त मैं बड़ी बातें करनी है, लेकिन वो चला बड़े आराम से समराइज फॉर्म में आपको लिखी नजर आ जाएंगे। तो लिखने की कोई बहस नहीं है, सिर्फ सोचना, सुनना, बोल बोल के फाइनल करना शायद इस वक्त रिक्वायर्ड है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो हम ये वर्किंग सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट वैसे ही किया करेंगे जैसे कर रहे हैं। पिछले सालों के और करंट ईयर के सारे इफेक्ट्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, वहां से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और देयरफॉर बैलेंस शीट बनानी है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में करंट ईयर आ जाएगा, और कब से कब तक का चेंज हम यहां क्यों लिख लिया करेंगे ये मैं नहीं बताना। सिंस एक्विजिशन से लेके, मेरा मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक जरा डेट से देखनी है आपने। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जनवरी 8 टू 31 दिसंबर 2008। क्या आप पिछला एक साल लिया करेंगे? कब से कब तक का लिया करेंगे? क्योंकि करंट ईयर हमें कहां से मिल जाएगा? वो प्रॉफिट लॉस से मिल जाएगा। तो इस वर्किंग से हमें क्या मिलेगा? इस वर्किंग से हमें चेंजेस इन इक्विटी, अगर आप थोड़ी सी विजुलाइज कर सकें बगैर खाली सफे पे, हमने चेंजेस इन इक्विटी में ब्रॉड डाउन से शुरू करना होता। तो पिछले सारे सालों का इफेक्ट ओपनिंग में शामिल कर लेंगे, सही कर लेंगे सर। प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से उठा लेंगे, कोई डिविडेंड्स वगैरह होंगे तो उनकी एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करके वो क्लोजिंग बैलेंसेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। हवा में कैसे होगा? नहीं हो सकेगा, अभी लिख के करते हैं। मैं ये वर्किंग कहां तक कब रिस्ट्रिक्ट किया करूंगा? अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो फॉर द ईयर की फिर वर्किंग यहाँ डबल हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। 14,000 में सबको पता है इस साल का भी प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसी डबलिंग है, उधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो इसको कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे? अब डेफिनेटली ये वर्ड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, शायद सिंस एक्विजिशन टिल द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हो सकते हैं, क्लोजिंग ही ओपनिंग बन जाना, ओपनिंग ही क्लोजिंग बन जाना। तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर या बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर तक की बात अब हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 जनवरी 8 से लेके
31 दिसंबर 8 तक की बात हो रही है। अब इससे पहले कि मैं इसे कंप्लीट करूं, आप लोगों ने अब जरा ये फाइनल करना अपने जहन में कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी का मीनिंग क्या है, और इसको सोचने के लिए जरा सही सोचने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा हेल्पफुल रहेगा। उसकी बैलेंस शीट ढूंढना, जरा आंसर में जरा बैलेंस शीट ढूंढो। सर किधर निकल गया सर? IAS 12 आ गया है। मेरा ख्याल है इसमें कैपिटल रिजर्व भी है, तो मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हूँ, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। बस ये जरा देख के जरा वैसे ही सोचें, बचपन याद करें जरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? वो थी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहस। तो जरा कुछ 4-5 हेड्स गिनवा दें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑपरेशन सरप्लस, रिजर्व्स वगैरह। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बचपन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, सिर्फ किसका? पेरेंट का। आगे कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। यस सर, आंसर देख रहे हैं आप। सिर्फ कैपिटल रिजर्व नहीं सर, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, एनसी भी पार्ट ऑफ इक्विटी, और डेफिनेटली और चीजें भी हो सकती हैं, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो आएगा इंशाल्लाह। तो क्या का इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स बार बार देख रहे हैं आप। एनसी इज पार्ट ऑफ इक्विटी, पहले तो नहीं थी यार। पहले क्या था और अब क्या है? पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दुनिया थी, आजकल क्या हो रहा है? तो 5 गिनने जरा, ये जो नजर आ रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जेन में लाया। शेयर कैपिटल का कॉलम होगा, शेयर प्रीमियम का हो सकता है, CRE हो सकता है, NC हो सकता है, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व हो सकते हैं। अगली बात रहने देते हैं, अगर एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो एक टोटल होगा। अब अपना क्वेश्चन देखा जरा, अपना क्वेश्चन देख के बताएं हमारे इस क्वेश्चन में कितने कॉलम होंगे? शेयर कैपिटल का कॉलम होगा, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम नहीं होगा, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम होगा, NCE होगा, तो कैपिटल रिजर्व्स नहीं है, कोई और बहस नहीं है, और 3 होंगे, देखो एक टोटल भी आए कॉलम बना। तो सर जी सवाल में तो सर यार जाने दो, खुदा का नाम नहीं है। सरप्लस है या गया? आया था, खत्म हो गया है। किस दिन आया, किस दिन गया? बस। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम हुआ करेंगे? 4, पौने 3, 4.25, जितने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हमारे कंपोनेंट्स हुआ करेंगे। फिलहाल कौन कौन से हैं? शेयर कैपिटल, चले वर्ड्स पूरे लिखो। शेयर कैपिटल, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, NCI, टोटल। जी सर जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यकीनन कंपैरेटिव भी बना करती थी बचपन में, लेकिन इस बहस में कोई कंपैरेटिव की अभी जरूरत नहीं है। वो कंपैरेटिव्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहस नहीं है अभी। तो कंपैरेटिव जहन से निकाल दें और ये बताएं डेट देख के ये चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट कहां से होती है? ये कोई एक्विजिशन डेट से स्टार्ट नहीं होती, ये ओपनिंग बैलेंसेस से शुरू होती है।
और क्लोजिंग बैलेंसेस तक आती है। और अगर फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव बनाना भी हो तो पिछले साल की चेंजेस इन इक्विटी कहां से शुरू होगी? पिछले साल के ब्रॉड डाउन से, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आना है अपना। यहाँ कोई एक्विजिशन की बहस नहीं है, यहाँ कब से कब तक है, ओपनिंग से शुरू करना है क्लोजिंग तक। तो हमें कहां से शुरू करना है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 9। मैंने तो कहा था ये वर्किंग एक्विजिशन डेट पे होती है, ये तो वर्किंग आज पहली दफा हुई है। कौन सी वर्किंग एक्विजिशन डेट पे होती है? एनालिसिस ऑफ इक्विटी गुडविल की वर्किंग है, गुडविल की वर्किंग। तो प्लीज चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग से शुरू होगी और फिर फॉर द ईयर जो कुछ हुआ है। तो 4-5 चीजें मेन बोलना, बाकी तो एक्सेप्शंस आ रही हैं अभी। 3-4 मेन चीजें क्या होंगी इसमें? ओपनिंग बैलेंस होगा, प्रॉफिट होगा, बाकी डिविडेंड्स होंगे वगैरह, क्लोजिंग वाला, बाकी सब कुछ हो सकता है। जी सर, अब क्या ढूंढना है हमने? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ओपनिंग होगा। डन सर। शेयर कैपिटल पे सोचते हैं जरा एक मिनट। शेयर कैपिटल रह किसका जाना, बल्कि रह किसका गया है? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में 10 किधर गया? 10 जा चुका है, उसकी बहस ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अगर होगा भी तो पेरेंट का आना, दोबारा सोच लें, फिर सोच लो। अप टू द एक्सटेंड ऑफ पेरेंट शेयर उसने वैसे कट जाना, और जो बाकी बचना है वो एनसी के पार्ट, एनसी का हिस्सा बन जाना, वो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम एनसी का हिस्सा बन जाना। तो बताएं क्या लिखूं यहाँ, बल्कि किसको सोचूं, पहले तो ये फाइनल करें। पेरेंट का शेयर कैपिटल या सब्सिडी का? कितना नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? ये 1 लाख तो क्लोजिंग बैलेंस है। क्या ये जरूरी है कि यही ओपनिंग हो? अगर शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या हम ओपनिंग निकाल लेंगे? और अगर ना मिले तो क्या वी कैन सेफली से दिस इज ओपनिंग एज वेल? क्या ही क्या है, क्यों है? मूवमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं, मूवमेंट की इंफॉर्मेशन। डन सर। लिखें जी पहले फिगर। जी सर, अब क्या चाहिए? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस। ना करें सर, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, आराम से तसल्ली से। अगर ये काम हो गया, वो कहानी खत्म है। तो अगर ये काम ऐसे ही हो रहा है तो मैं होमवर्क दे देता। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं भाई, अभी भी नहीं, खुदा के लिए बस कर दें सर। पहले मेरी कुछ जरा क्वेश्चन सुन लें, अपने आप को जरा सही कॉन्टेक्स्ट में ले जरा। क्या मैं इस वक्त 1 जनवरी 2009 का 1 जनवरी 2009 का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 31 दिसंबर 8 का क्लोजिंग ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढना चाह रहा हूँ या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढना चाह रहा हूँ? क्या 2008 की अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाई जाए, ये बनी तो नहीं है, जरा देखें तो। ये कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस है सर, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2008 का नहीं है मेरे भाइयों, ये 2008 का ट्रायल है, 9 का। और किसका है? और नहीं सर, ये किसका है? सेपरेट है ये सीआरई की फिगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, ये कंसोलिडेटेड में। तो मुझे इनफैक्ट ये विजुलाइज करना है कि 31 दिसंबर 8 के एंड पे वैसे कंसोलिडेशन हुई होगी उस दिन। व्हाट इज द एक्विजिशन डेट? क्या एक्विजिशन डेट के बाद हर ईयर एंड पे कंसोलिडेशन होती है? हमसे कितने अरसे बाद रिक्वायर्ड है? तो क्या पिछले साल की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी? कहाँ है? अभी बन जाएंगे इंशाल्लाह। है नहीं, ये है नहीं। इन क्वेश्चन बेटा ये नहीं होता कि पिछले सालों की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और अगले साल की हमने बनानी है। इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या नजर आ रहा है आपको? सेपरेट दी हुई है, कंसोलिडेटेड आपने बनानी है। लेकिन क्या प्रिंसिपली स्पीकिंग मुझे सीआरई और एनसी चले दोनों की बात आप इकट्ठी कर लें। अगर मैं 1 जनवरी 9 का ओपनिंग ढूंढ रहा हूँ
कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स और एनसी की फिगर्स, तो आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ CRE एंड NC एज ऑन 31st December 8। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से सोचूं या सेपरेट के एंगल से सोचूं? तो क्या हम इसी डेटा से 2008 के एंड पे जो CRE और NC की फिगर्स आ रही होंगी उनको सोचने की पोजीशन में है? बड़े आराम से हैं, रिलैक्स अगर आप लेंगे तो शायद 1 मिनट में ये बहस खत्म हो जाएगी। मैं इस वक्त आपको लेके जाने लगा हूं 31 दिसंबर 2008 के एंड पे। ये जो मैं आपके सामने भी कुछ वर्किंग करूंगा, ये कोई नोट करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ मुझे समझाने में 5-7 मिनट शायद लग जाए, बाकी बड़े आराम से आपके जहां भी हैं वहां ये वर्किंग हो जानी है। मैंने क्या किया है जरा बोर्ड पे देखो, मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन डेट बदल दी। मीन्स टू से आप कहां खड़े हैं अब, और हमारी सारी बहस ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में शेयर कैपिटल CRE NC इफ एनी आ रहा होगा नंबर 1, और अगर आ रहा होगा तो कितने पे आ रहा होगा। सबसे पहले ये क्लियर कर लें, क्या ये कंफर्म है कि लास्ट ईयर के एंड पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी? हमें कैसे पता? एक्विजिशन डेट है पिछला साल का शुरू, तो आफ्टर एक्विजिशन डेट हर बैलेंस शीट डेट पे कंसोलिडेशन होनी है। तो हम ये विजुअलाइज करने लगे हैं कि हम 1 साल पीछे खड़े हो और क्या बनाने लगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे। क्या अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे स्टेटमेंट, तो आपने मुझे कहा होता कि एनालिसिस ऑफ इक्विटी की पहले वर्किंग करें। हम क्या बनाने लगे सर? क्या आपने मुझसे एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करवाई होती? क्या आपने मुझे सबसे पहले ये कहा होता कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है? सर जी कहा होता सर। किस दिन खड़े होके क्या कह रहे हैं मुझे? 8 पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं हम और एट एक्विजिशन वर्किंग होने लगी है। आपके ज़हन में पहली लाइन क्वेश्चन की आई, क्या आई? प्लान डेबिट, प्लान डेबिट कर दें मत कर दें मत? क्या आपने मेरी एंट्री करवाई होगी? करवाई होती कितने से? किस दिन करवाते हैं एंट्री? नहीं, किस दिन ये एंट्री करवाते हैं? एक्विजिशन डेट पे आपने मुझे करवाई होती। लेकिन देन आपने मुझे ये कहा होता कि ये तो प्लांट है और डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो क्या इसकी मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करवाई होती? फिर मैं जब आपसे पूछा यार फिर आगे एंट्री भी आप ही बना दें, तो आप रुक जाते और सोचते कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है या सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। तो हम इस वक्त सिर्फ क्या बनाने लगे हैं? बैलेंस शीट। देयरफॉर आप मुझे कैसे वर्किंग करवाते? पहले आप 2000 लिखवाते, इनटू रेट करवाते और मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों ना करवाते? 200 आंसर आ जाता। फिर क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, क्या ये सब्सिडी का सेट है जो रिवैल्यू है सर? डेप्रिसिएशन डेबिट की बजाय क्या बोलते? CRE डेबिट, NC डेबिट बोलते। मैं आपको कहता प्लीज कैलकुलेटर उठाने और आप उठा लेते। Why 170 and 30? 85 and 15% रेट है। क्या ये काम आप मुझे पिछले साल करवाते? जब ये करवा देते फिर आप मुझे एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग कैसे करवाते? मैं कहता यार स्टार्ट कहां से करूं? आप कहते एक्विजिशन डेट से। फिर मेरा सवाल क्या होता? शेयर कैपिटल क्या था? देखिए सवाल, आप मुझे क्या बताते? शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? पक्की बात है। क्या रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई? कितनी? क्या पेरेंट शेयर यही आएगा? क्या 1.5 लाख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखवाते? क्या गुडविल यही आती? फिर क्या मुझे आप सिंस एक्विजिशन वाली वर्किंग
हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं। टिल द क्या वर्ड्स लिखवाते हैं मुझे, लेकिन इस वक्त बैलेंस शीट डेट लिखवाते हुए आपके जहन में डेट कौन सी है? क्या मैं हमेशा की तरह अकेला तो नहीं लगा हुआ साहब? क्या मुझे ये सब कुछ आप करवाते, लेकिन इस वक्त इस डेट से इन डेट से एक्विजिशन और बैलेंस शीट डेट का मतलब कब से कब तक की डेट होती? 1 जनवरी 8 से लेके 31 दिसंबर 8 तक होती। फिर मेरे सवालात शुरू हो जाते, शेयर कैपिटल क्या था? हाँ मुझे कहते हैं वही 10 था और 10 है। फिर मेरा जो अगला सवाल होता वो था रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? अब मुझे क्या है का मतलब बता दें बस, और जाने दें यार 114 है यार, कहाँ खड़े हैं हम? तो है मीन 31 दिसंबर 8 की बात हो रही है, 107 है, ठीक क्या? चेंज कितना आया? 7000 का चेंज आया, ऐसे ही से। और उसमें पेरेंट शेयर कितना होता? सॉल्व कीजिएगा 59105। प्लीज ये खौफ जहन से निकाल दें, हम कैसे लिखेंगे? हम इंशाल्लाह 1 मिनट में लिखेंगे। क्या ये सब कुछ आपने मुझे करवाया होता? जब आपने मुझे ये करवा दिया होता तो क्या फिर आप मुझे बैलेंस शीट बनाने की ऑप्शन दे देते? बाकी परमिशन मैं आपसे मांगता ही नहीं, सब मुझे इक्विटी से कंसर्न है। 8 के एंड पे खड़ा हूं और इक्विटी बनाने लगा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। कैसे बनाता सवाल देखें। क्या आप मुझे शेयर कैपिटल लिखवाते? किसका? कितना? क्या मुझे आप सीआरई की वर्किंग करवाते? कैसे करवाते? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप किस डेट पे खड़े बार बार सेम में ले आए। स्टार्ट कहां से करवाते? सवाल देख के बताएं। फिगर बोल दे, मुझे समझ आ रही है कि आप क्या देख रहे हैं। 1110 यार, आप मुझे स्टार्ट कहां से करवाते? 1050 से करवाते। जब आप यहाँ आते मैं कहता कहाँ जाओ, आप कहते कहाँ भागते जाते? एनालिसिस इक्विटी में कहाँ जाते? सेंस वाली वर्किंग में जाते। क्या देख के बताते? 7000 देखते, लेकिन मैं नहीं देखने देता। 5950 देख के हम वापस आने लगते, मैं कहता एक और चीज देख लो। कौन सी एडजस्टमेंट मुझे आप दिखाते? 170 वाली दिखाते। प्लस करवाते माइनस करवाते? तो 5950 प्लस करवाते और 170 माइनस करवाते। और क्या फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता? अगर इसके अलावा और एडजस्टमेंट्स होती वो भी करवाते, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते और कैलकुलेटर उठाते और फिगर बताते। ये क्या है 1055780? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 31 दिसंबर 2008 का बैलेंस है, सेपरेट नहीं, कंसोलिडेटेड। जब हम यहाँ आ जाते फिर इसका टोटल कर लेते, उसकी जरूरत नहीं, कर लेते हैं जब जरूरत पड़ेगी। फिर मुझे एनसीए कैसे बनवाते? मुझे कहाँ ले जाते सर? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में ले जाते, एनसी के कॉलम में जाते, 16800 लिखते, लिखें कैलकुलेटर पर 1050 और फिर -30 क्यों करवाते? वो भी एडजस्टमेंट है, तो -30 करवाते, किसमें क्या प्लस करके क्या करवाते? 16800 में 1050 प्लस करके -30 करवाते, 16800 प्लस 1050 -30 1780। क्या ये पिछले साल एनसी का बैलेंस होता? तो क्या ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएंगे? अब हम कैसे करें? आप सर जी वैसे करें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। हमें इस साइंस की कोई जरूरत नहीं थी जो मैंने आपके सामने शुरू की है। आपने सब कुछ वहां ढूंढना है जहां आपके पास लिखा हुआ है, आपको किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं। क्या गुडविल की वर्किंग एज इट इज होगी? अब हम दोबारा किस डेट पे खड़े हो गए? 9 के एंड पे आ गए, 9 के एंड पे आ गए।
गुडविल की वर्किंग हमने कब की होगी? एट एक्विजिशन, सेम फिगर्स होंगे। देन उसके बाद रादर देन कि हम ये वर्ड्स लिखें सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट, जो मैंने 8 के एंगल्स लिखी थी, क्या हम इसकी जगह टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर लिख सकते हैं? क्या फिगर सेम ही होती है इवन देन अगर ये हेडिंग हो? यस, रिलैक्स, लेकिन सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा, सवाल का तरीका बदल जाएगा। टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अब सवाल क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स पिछले साल के एंड पे क्या है? 107, और एक्विजिशन डेट पे क्या है? 1 लाख। क्या 7000 चेंज है? अगर हम खड़े ही पिछले साल के एंड पे हैं तो वहां बिगिन एंड वर्ड्स क्या है? पिछले साल के एंड पे क्या है? अगर हम इस साल के एंड पे भी खड़े हैं, अब हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन मोल्ड कर लिया करेंगे। अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना ली है, कैसे मोल्ड कर लिया करेंगे? लास्ट ईयर के एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 107,000। एक्विजिशन पे क्या थी? कब से कब तक कितना चेंज आया? सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर कितना चेंज आया? और उसमें हमारा शेयर कितना है? 85% एंड 15%। अब आए इधर अपने जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, क्या आपने अपनी उस डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में सरप्लस वाली तो एंट्री लिखी हुई है आपने, वो एज इट इज है, लेकिन 400 की डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखी हुई है आपने, क्या उसमें ओपनिंग 200 में 170 और 30 नजर आता है सर? तो वो 170 और वो 30 क्या है? ओपनिंग को अफेक्ट करेगा या फॉर द ईयर को अफेक्ट करेगा? वो ओपनिंग को अफेक्ट किया करेगा। तो आपने शायद सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, ये सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? क्या ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा? कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? दोबारा देखना जरा। शेयर कैपिटल मैंने कहां से लिया है? 1 लाख। सर ये कहां से लिया सर? आपके क्वेश्चन से लिया? नहीं, ये क्वेश्चन से लिया मैंने। 1050 कहां से लिया मैंने? क्वेश्चन से। ये 5950 जो है ये कहां से मिला करेगा? ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर की फिगर से मिल जाएगा, मिल जाया करेगा सर। और ये जो 170 आपने माइनस करवाया, ये हम अपनी एंट्री में आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे कि ओपनिंग तक एडजस्टमेंट कितनी है। तो प्लीज कहां से फिगर्स मिली? 1050 कहां से मिला? बोलना बाप ने। अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स 1050,000 5950 कहां से मिला? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर की पेरेंट की फिगर मिल जाया करेगी, और एडजस्टमेंट्स में से इंशाल्लाह 170 भी मिल जाया करेगा। एनसी की फिगर्स कैसे मिला करेंगे? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एट एक्विजिशन से मिला करेंगी, और वो 1050 भी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर तक हुआ करेगा, और एडजस्टमेंट्स इफ एनी हमें अपनी वर्किंग्स में मिला करेंगे। तो ये लिखना कोई इशू नहीं है। हाँ, आप लोग सिर्फ ये काम करें कि आप ये जो वर्किंग मैंने की है, ये जो मैंने वर्किंग बैलेंस शीट के अंदर की है, आप इस वर्किंग को अपने जरा चेंजेस इन इक्विटी वाले सफे में है, आप ये वाली वर्किंग को चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए 5-6 लाइनें रखने, 6 लाइनें, आधा सफा छुड़वाया था शायद मैं, 6 लाइनें रख के चेंजेस इन इक्विटी वाले सफे पे जरा नीचे आ जाए। और मुझे एक दफा दोबारा जरा ये बता दें कि अगर मैंने ओपनिंग सीआरई फाइंड आउट करनी हुआ करेगी तो मैं किन स्टेप्स से गुजर के ये फिगर फाइंड आउट किया करूंगा। आप कहां पर नोट करेंगे प्लीज? नहीं, आप किस जगह नोट करेंगे? चेंजेस इन इक्विटी के नीचे आप ओपनिंग सीआरई की वर्किंग करने के बाद ऊपर लिख लेते हैं। तो ये वर्किंग मुझे जरा दोबारा करवा दें एक दफा फिगर्स ढूंढ के। कहां से 1050 100% पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में इसको मैंने आपके सामने इंग्लिश में प्रेजेंट भी करता हूँ। मेरे जो वर्ड्स मैं बोलूंगा वो सुन लें जरा। इट इज 100% ब्रॉड डाउन पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स। ढूंढ लिया करेंगे? बोल दें क्या बोला मैं? देन प्लस
क्या प्लस, ये लिख लिया आपने, ये वाला, ये मेरे ख्याल रहता भी आपको, ये वर्किंग रहती है। एक मिनट एनालिसिस वीकली में ही लिखा। ये 107 बना कैसे है, सॉरी 7000 बना कैसे है? इसकी वर्किंग लिखा 107 माइनस 1 लाख। इन अमाउंट्स के जरा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन वर्ड्स बोले, ये क्या थे? रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट पे थी 1 लाख और पिछले साल के एंड पे थी 1,07,000। इस साल के एंड पे क्या थी 107, पिछले साल, बल्कि पिछले साल नहीं सॉरी, एक्विजिशन डेट पे क्या थी 1 लाख। तो उसका चेंज है, कब से कब तक है, देखिए। तो 1050 क्या है जी, 100% पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस, पूरे वर्ड सुनिएगा जरा, 5950 लिख रहा मैंने, एक मिनट आपने लिखे भी, 5950 क्या है, पेरेंट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडी टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ट्राई करें बोलने की, आदि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, एक्विजिशन डेट पे प्रॉफिट्स क्या थे 1 लाख, क्या ये 7000 एक्विजिशन डेट से लेके पिछले साल के एंड तक बना था, एक्स्ट्रा 7000, इट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 7000 की बात हो रही है। लेकिन व्हाट इज 5950, पेरेंट शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, प्लस कर लिया करेंगे सर, देन माइनस एडजस्टमेंट्स इफ एनी, कहां से देख लिया करेंगे, वर्किंग्स में देखिए। पहले आप नोट कर लें, इन फिगर्स को सॉल्व कर लें, फिर ये मैंने वर्ड्स बोले हैं इनको इसलिए लिख लें कि ये रिटेन रख के नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाए। वन 0558780 ठीक है। चलिए सर इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। ओपनिंग सीआरई comprises of %, brought down parent retained earnings। किसकी बात हुई है 1050, then plus parents share in post acquisition profits of subsidiary till the end of last year। टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर से हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो गए, ब्रॉड डाउन ढूंढ रहे हैं सर, ब्रॉड डाउन ढूंढ, टिल द बिगिनिंग ऑफ 20 ईयर भी कह सकते हो, ब्रॉड डाउन ढूंढ रहा हूं, ब्रॉड डाउन ढूंढ रहा हूं। ब्रॉड डाउन के अंदर
पिछले साल की एडजस्टमेंट होती है, पिछले सालों की होती है, पिछले सालों की होती है, सोच लेना। और जो कैरी डाउन होता है उसमें सारे सालों की हो जाती है, करंट ईयर मिला के। जी ये किसकी बात हुई है लंबे सी लाइन में, इस लंबी सी लाइन 5950, देन अगले जरा वर्ड सुनो मेरा जरा, देन बेटा फिर प्लस स्लैश माइनस, जरूरी नहीं कि हमेशा वो माइनस ही हो रही हो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, हो सकता है कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो प्लस हो रही हो। फॉर एग्जांपल पिछले सालों में कोई गेन आया हो, गेन ऑन बार्गेन परचेज, तो प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एडजस्टमेंट इफ एनी। ये कहां से मिला करेंगी? इंशाल्लाह वर्किंग से। लेकिन कब तक की एडजस्टमेंट, बल्कि ये भी स्पेसिफाई कर, एडजस्टमेंट इफ एनी अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर। क्या मतलब बना ये प्लस माइनस का? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एडजस्टमेंट अगर प्लस होनी है प्रॉफिट में तो प्लस, और अगर माइनस होनी तो करंट माइनस। हमारे इस केस में क्या होनी थी? वाई माइनस, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की, डेप्रिसिएशन डेबिट होनी। तो ओपनिंग सीआरई अगर फाइंड आउट करनी हो तो इन वर्ड्स को अगर जहन में रख के सेट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। आगे आ जाए, ओपनिंग सीआरई के बाद ओपनिंग एनसीई कैसे आती है? पहले जरा फिगर्स ढूंढ लेते हैं। ये स्पेस अगर अब नहीं है तो कहीं और आगे चलेंगे, वैसे मेरा ख्याल था कि है। नेक्स्ट पेज पे लिखें, खुला खुला लिखेगा जहां भी लिखें, इसकी जरूरत रहनी है। ओपनिंग एनसीई की फिगर निकलवाई कैसे थी पहले वो बता दो जरा, फिगर्स बोल के, फिगर्स बोल के। 16800 का एक नाम सुन लें जरा, हजम कर लें जरा। एनसीएट एक्विजिशन कह सकता हूँ, कोई अगर डिफरेंट वर्ड लगाना चाहें तो लगा लें, उसमें कोई साइंस नहीं है। 16800 क्या है? इक्विटी ऑफ एनसी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। देख लें पहले फिगर देख, 16000 कब तक किसका किस में शेयर है, कब तक? एक्विजिशन डेट तक एनसी का सब्सिडी में शेयर। तो क्या इसका नाम रखा जा सकता है? एनसी एट एक्विजिशन चलेगा? एनसी एट एक्विजिशन प्लस क्या करना है इसमें? नहीं 1050 पहले फिगर बोला ना, 1050। अब इसका नाम क्या होगा? NCI share in the post acquisition profits of the subsidiary till the end of the last year। बस? नो सर, वर्किंग में जाएं, फिर प्लस माइनस 30 की बात करनी है हमने, एडजस्टमेंट इफ एनी अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। आए फिगर्स भी लिखें और बाद में इसके नाम भी लिखें। 16800 प्लस 1050 माइनस 30, 17820। This is the amount of NC at the beginning of the current year. It comprises of जी सर, NC8 एक्विजिशन। NC8 एक्विजिशन की फिगर आपको किस वर्किंग से मिला करेगी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी से ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मिला करेगी। मिल जाया करेगी सर, पक्की बात है सर। प्लस NCI's share, NCI's share in post acquisition profits of subsidiary since या till लिख लेते हैं, till the end of last year। ये फिगर कहां से इंशाल्लाह मिला करेंगे? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में किस जगह से? सिंस वाली वर्किंग से, सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर वाली वर्किंग से, और प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स इफ एनी अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर।
ढूंढ लिया करेंगे सर। ऑन द फेस ऑफ इट आपको फर्स्ट टाइम लगेगा जैसे बहुत मुश्किल काम है ये, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है। मुश्किल है, इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल तो मेरे जैसे लोगों के लिए होता है जिनका इरादा ठीक ना हो। और नौजवान जब कोई नियत और इरादा कर लें तो हर चीज टिप्स पे आ जाती है। क्योंकि मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया है तो इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में कर लिया, करना है भी और था भी। तो क्या लिखवा सर, आपको यकीन नहीं आ रहा अपने आप पर। जब भी कोई नई ऐप आती है, आपने कभी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, पता नहीं मुझे, मैं कहीं ज्यादा टाइम ना कह दूं, 2 मिनट बाद वो ऐप पुरानी हो जाती। ज्यादा तो नहीं मैंने टाइम कह दी, माशाल्लाह तेज लोग हैं। यूजर फ्रेंडली होती है अकाउंटिंग भी यूजर फ्रेंडली है। ये सर, ये क्या उठा लिया हमने सर? क्या विजुलाइज करके ओपनिंग आ जाता है? लास्ट ईयर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन विजुलाइज करके क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढ के ओपनिंग आ जाता है। लेकिन बेटा वो डेफिनेटली लास्ट ईयर विजुलाइज कैसे करना, वो नीचे हमने लिख लिया हुआ। तो अब ये जरूरी नहीं कि हर दफा हम डेट बदलें, उस तरह सोचें। इंशाल्लाह हम यूज्ड हो जाएंगे। डन सर, डन सर। अगर ओपनिंग आ जाए तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाए, कहानी खत्म होगी। क्या इस साल का प्रॉफिट नजर आ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर सीआरई में बोल दें, फिगर कौन सी आएगी? बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें। 65780 या 66800? 65780। और ईमानदारी से एनसी को कितना प्रॉफिट दे दें? 1020। डेफिनेटली टोटल कितना हो गया? 66800। ये ब्रॉड डाउन कर रहा, टोटल कर रहा। 11173600। डिविडेंड लेस करवा दें, अभी नहीं है, क्लोजिंग निकाल लें। क्या होते नहीं या है नहीं? एक काम करें, टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में जाए। इतना भी नहीं है वैसे, अब ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता सफे पलटना शुरू कर दें। सवाल नंबर 10 का आंसर देखना, बल्कि क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, क्वेश्चन की जरूरत, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल, पेज नंबर बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 ए नहीं, सिर्फ 10। इसके नीचे रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में है। पेरेंट का डिविडेंड कितना था? पेरेंट 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 वो तो कट गया है, एज इट इज बचा हुआ है। अगर डिविडेंड हमारे इस सवाल में होता वही वाला, तो जरा बोर्ड पे देखें किस कॉलम में आप मुझे लिखवाते हैं। सीआरई में 50 लिखवाते हैं, नेगेटिव लिखवाते हैं। दूसरा कॉलम देखिए उधर ही, सब्सिडी वाला, 15 कट गया हुआ है। 5 कहां से क्या करवाते? एनसी के कॉलम में से लेस करवाते। तो वो कोई साइंस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बात हो चुकी है। तो जब दोबारा आएगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे। फिलहाल क्या करें, वापस आ जाए। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 9। सीडीज निकालने, 1121 560 18840 जी 1240400। और जल्दी से टोटल देख के लिख लें। कमाल है यार। पेन रुक इन रहा।
और टोटल बोर्ड से आया करेगा। जी सर, क्या पहले बनाया करेंगे, फिर क्या बनाया, फिर क्या बनाया? मैंने 3 बोला है, बनाया 2 ही हुआ है। एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग कहां तक कर लिया करेंगे? एंड ऑफ लास्ट ईयर तक। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बननी है, फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना लिया करेंगे, फिर चेंज इन इक्विटी फाइनल कर लिया करेंगे। अभी जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं, क्या ये इक्विटी में एज इट इज लिखे जा सकते हैं? अब दोबारा वो वर्किंग सोचना टाइम वेस्टिंग है। तो आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनने किस डेट पे? 31 दिसंबर 2009 के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवा दें। गेम फुल ऑन करके खत्म करें। सेल ढूंढे, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तरतीब हमने लगानी है। नॉन करंट एसेट्स, जस्ट अ मिनट, नॉन करंट एसेट्स प्लांट पे इकट्ठे हो जाए, वैसे करवा दें सबसे बेस्ट है। एक मिनट फिगर्स लिखवा दें, बाद में देख के अगर लिखने तो बाद में लिख लीजिए। प्लांट फिगर्स बोलना शुरू करें। 672 प्लस 69, भागते वर्किंग्स ना ना ना, +2, वो तो कट गया हुआ है, +2 कट गया हुआ है। प्लांट वाली बात हो रही है, सरप्लस की कोई बहस नहीं हो रही। प्लांट डेबिट हुआ हुआ है। आगे -400.4 लिख रहा हूं, -400 या -200? आंसर सॉल्व करवाएं। 742 600। आप पूरा करवाएंगे तो लिखेंगे, वरना मैंने लिखने ही नहीं देना, ऐसे बोली जाना। -0.4। व्हाट इज -0.4? +2 क्या है? एसेट डेबिट, डेप्रिसिएशन एसेट में क्रेडिट, प्लस माइनस। ठीक है। देन एक इंटेंजिबल को दिया हुआ नीचे, वैसे ही इंटेंजिबल्स के नाम से कोई एसेट है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, और मेरे ख्याल है ही पीरियड में 523,000 एज इट इज। आगे इन्वेस्टमेंट पे है, उसकी जगह गुडविल ढूंढ दें। 54.8, 54,800। रुक गए फिगर्स ढूंढे, मिल गई? कहां से ढूंढी? वापस आ जाए, कोई और करंट एसेट ढूंढे, एक रिसीवर्स के नाम से, अकाउंट रिसीवर। कोई और करंट एसेट। The figure is 45 plus 60 means 105। लिख रहे हैं यहाँ पे, अब आपसे रेजिस्ट नहीं हो रहा। 1425 400। डन सर, डन सर। इक्विटी बनवाएं, छागे कहाँ बनी हुई है? तो जहां बनी वहां जाएं और फिगर्स बोल ली जाएं। कौन से फिगर्स देख के बोलना शुरू हो गए? क्लोजिंग बैलेंसेस 1 लाख, consolidated retained earnings, consolidated retained earnings 1121560, NCI 18,840। इक्विटी का टोटल कर दें जरा, सिर्फ पेरेंट सब्सिडी को मिला, सॉरी पेरेंट और रिटेन्ड अर्निंग्स को मिला के 1221560। टोटल इक्विटी भी हुआ है
टोटल ऑफ इक्विटी उधर हुआ है 1 2। तो जिन सवालों में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बना ली हो, उन सवालों में आप ये फिगर कहां से देख के लिख लिया करेंगे? चेंजेस इन इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंसेस से देख के लिख लिया करेंगे, और ये बहुत टाइम सेविंग हो जाता है। यकीनन थोड़ा सा टफ है इनिशियली, लेकिन अगर आपने एफर्ट की तो ये बात काफी सिंप्लीफाइड सी हो जाती है, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए। मेन सारी फिगर्स वहां से आ जाती हैं। अकाउंट्स पेबल वाइंड अप करवा दो 185 180 प्लस 5 जी करें जी। जी कोई रीजन मेरी बात समझ आ गई सर? तो अब जस्ट प्रैक्टिस रह गई है इसी तरह की चीज की। एनी कंफ्यूजन? इकट्ठे हो गए सारे? 1425 400। देन सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बात खत्म हो गई है, लेकिन मैं जरा यहाँ चाहूंगा कि यहाँ रुक के जरा पुराने तरीके को भी एक दफा रिफ्रेश करके फाइनल कर लिया जाए। मैं चाह ये रहा हूं कि ये जो सीआरई की फिगर आई है 12112150 और एनसी की फिगर आई है 18840, जब जो पुराना तरीका था जिसमें हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाते थे, अगर उस तरीके से भी किया जाए तो एक तो रिवाइज हो जाएगा और दूसरा जरा हौसला भी हो जाएगा कि चेंजेस इन इक्विटी अगर सही बन जाए तो वही फिगर दोबारा आ जानी। तो मैं अब सिर्फ क्या करने लगा हूं, डेफिनेटली ये बात क्वेश्चन की हद तक खत्म होगी भी, हमें ये काम दोबारा नहीं करना, हो चुका है। लेकिन ये जो 1121560 सीआरई है और 18840 एनसी है, इसकी फिगर हम सिर्फ अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो कैसे आती थी आपको यकीनन पता है, लेकिन जरा एक दफा दोबारा सही फाइनल करना था। मेरा नहीं ख्याल कि इसको ऐसी को लिखने की जरूरत होगी। जो मैं बातें चंद एक करूंगा आपके सामने, वो पुरानी है, पता आपको है, सही देख लेना जरूरी है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते तो ये जो वर्किंग हमने की है सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, ये वर्किंग हम कब से कब तक कर रहे होते। तो नंबर 1 तो ये है। दूसरा अपनी एंट्रीज देखें जो आपने लिखी हुई है वर्किंग्स में। आपने डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री लिखी हुई है? आपने नहीं लिखी हुई। आपने लिखी हुई है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस डेबिट और उसका एक ब्रेकअप किया हुआ, फिर डेप्रिसिएशन डेबिट और फिर शायद प्लांट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया हुआ। लेकिन अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम फिर कब से कब तक की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कैसे कर रहे होते? 2000 इंटू 10% इंटू 2, आंसर हमारा आ जाता 400। फिर यहाँ सवाल उठा ये करेगा कि क्या हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना चाह रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना चाह रहे हैं? तो हम अब क्या बनाना चाह रहे हैं? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमने फिर क्या करना था? सीआरई एनसी डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से क्रेडिट? 400। कैलकुलेटर उठाएं, फिर 340 और 60 आपने बना देना था। आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा प्रॉफिट एंड लॉस में? क्योंकि वो बनाना नहीं। चेंजेस इन इक्विटी में बनाना नहीं। आपने क्यों ब्रेकअप किया हो? ताकि ओपनिंग चेंजेस इन इक्विटी का अफेक्ट कर सके ओपनिंग, और फॉर द ईयर मैंने सिर्फ इस वक्त क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो मैंने ये डेप्रिसिएशन की एंट्री की होती। अब आ रहे हैं जरा सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर की जगह वर्ड्स क्या होते हैं?
अब कौन सी बैलेंस शीट? 31 दिसंबर 9। क्वेश्चन कैसे हो जाता? मैं क्या वर्ड्स बोलता? नहीं इस तरह ना करें। मैं क्या वर्ड्स बोलता? रिटेन अर्निंग्स क्या है? आप क्या बताते? 114 114। फिर क्या सवाल होता? क्या थी? आप क्या बताते? और 107 यार, 1 लाख बताते, 107 बताते। क्या थी मीन्स एक्विजिशन डेट पे, क्या है मीन्स बैलेंस शीट डेट पे, और बैलेंस शीट डेट मीन्स 2009। चेंज आता 14। कैलकुलेटर पकड़े ये 11900 एंड 2100। क्या हम यही करते? जब ये कर लेते तो शायद स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते। क्या ख्याल है? कहां तक वर्किंग कर ली हमने? एनालिसिस ऑफ इक्विटी एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट तक आगे एडजस्टमेंट लिखी हुई है। वर्किंग कैसे करता है, ये पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना 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 ना, सीआरई की फिगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? सवाल देखें सवाल। हाँ ठीक है, पेरेंट रिटेन अर्निंग्स होने 1050। नहीं इस तरह ना करें, आपको पता है जो फिगर सही है वो बताएं। अब आप मुझे क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट बताते तो 1050 बताते, तो वो हमने टोटल कर लिया होगा। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो या बैलेंस शीट सोचें पेरेंट की अपनी बैलेंस शीट, तो उसमें रिटेन अर्निंग्स क्या नजर आएंगी? 1110। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता 1110 000। फिर मुझे कहां ले जाते? किस कॉलम में ले जाते? कौन सी अमाउंट दिखाते? बोलते 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 11900 दिखाते। फिर मुझे कहां ले जाते ब्रैकेट क्लोज कराने की बजाय? वर्किंग में। कौन सी एडजस्टमेंट में? 340 डेबिट वाली एडजस्टमेंट में। प्लस करवाते हैं माइनस करवाते हैं? फिर आप क्या करते? कैलकुलेटर उठाते। ट्रिपल वन जीरो ट्रिपल जीरो प्लस 1190900 माइनस 340। क्या आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया? आंसर मेरा ख्याल आप सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। पता है आपको ये आंसर वैसे क्या है? इन फिगर्स के नाम बोलने सर। नहीं इन फिगर्स के नाम, ब्रैकेट की फिगर्स के नाम। 100% पेरेंट कैरी डाउन प्लस माइनस एडजस्टमेंट सिंस टिल एक्विजिशन टिल वाले। तो ब्रैकेट में लिख ले फिगर्स। नहीं लिखना, मैंने याद दिखानी है आपको दोबारा एकदम। अगले सवालों में आपने जाके इल्जाम लगाने ये क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैंने आपको दिखाना। लेकिन डेफिनेटली ये बात बिल्कुल क्लियर रखें, ये वर्किंग डबल हो रही है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या आप बना लें तो फिर इस वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, तो एज इट इज वहां फिगर्स आ रहे हैं। एनसी करवाएं, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाएं। नहीं मेरे साथ जाए 16800। नहीं मेरी फिगर्स है ना, अब मैंने तो एक फिगर चेंज कर दी है। 16800 में क्या प्लस करता फिर मैं? 2100 माइनस क्या करता? 60 30। यार पहले 30 हो रहा था, पहले भी 60 हुआ है, लेकिन दो हिस्सों में ढूंढने था। अपने पास ना एक दफा ओपनिंग में हुआ हुआ 30, और फिर एक दफा प्रॉफिट लॉस में हुआ हुआ 30। 200 माइनस करके 30 एनसी का। एक इफेक्ट कहाँ है 30, और एक इफेक्ट कहाँ है? एक ओपनिंग में है और एक फॉर द ईयर में है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इकट्ठा 60 क्यों करी जा रहा हूँ? बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो 16800 प्लस 2100 और माइनस 60 सॉल्व करके अल्हम्दुलिल्लाह गए। लिख ले फिगर्स।
एनी कंफ्यूजन आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन? सारी बात आज की समझ आ गई सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? आइडियल अब ये है सर कि इस क्वेश्चन को कम से कम कल रिवाइज किया जाए। बाकी IAS 12 के मैं 2-3 क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। मेरा ख्याल है आप दोबारा टाइम दें, कुछ ना कुछ रिफ्रेश रखते हैं। एक तो क्वेश्चन किया था, नाम लिखना था, एक दुआ के नाम से था। उस पेज को संभाला हुआ? बैग में ही होगा, बैग में ही कहीं होगा या रजिस्टर में कहीं होगा, तो उसको ढूंढ लेना काइंडली। पहले इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद एक सवाल और रख रहे हैं, बिलाल इंजीनियर, तो कम से कम मेरी तरफ से 2 सवाल है जिनका पिछला रहता है। काइंडली मेरा ख्याल है कि शायद ये कल का आखिरी ही दिन मिलना, उसके बाद एक दिन मुझे और कंसल्टेशन के लिए चाहिए, फिर इसके लिए होमवर्क शुरू हो जाना। ठीक है सर, चलें बाकी इंशाल्लाह मंडे को करें। ये 60 क्या कह रहे हैं? 2 सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 400 में 15%, 2 सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। बाकी तो कट जाता है सारा। कैसे ना कटे, कैसे ना कटे सर, कैसे ना कटे? नहीं वो चीजें